नमस्कार दोस्तों, लर्निंग पाथ में आप सभी का स्वागत है। मैं चंद्रकांत झा आज आप लोगों के सामने लाया हूं कि राजनीति विज्ञान के कितने भाग हैं। आज इसी पे हम लोग देखेंगे और चर्चा करेंगे कि राजनीति विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखेंगे कि राजनीति विज्ञान में जो है इसको मुख्य रूप से 10 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आपका आता है राजनीतिक सिद्धांत या अवधारणाएं। तो राजनीतिक सिद्धांत अवधारणाओं के अंतर्गत आता है आपका, इसमें जो हम लोग सिद्धांत मुख्य रूप से देखते हैं वो है आपका स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र, शक्ति, उदारवाद, समाजवाद, नारीवाद इत्यादि चीजों को हम मार्क्सवाद इत्यादि चीजों का हम इसमें अध्ययन करते हैं। दूसरा जो है दोस्तों वो है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक या राजनीतिक चिंतक। पाश्चात्य का मतलब होता है कि भारत से जो भी पश्चिमी देशों के जो विचारक हुए कि उसका क्या क्या राजनीति के प्रति विचार थे, उसका राजनीति विज्ञान के विकास में क्या क्या योगदान थे। तो उसमें सबसे पहला नाम जो लिया जाता है, इसे तो सुकरात सब की भी चर्चा की गई है, लेकिन मुख्य रूप से जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे वो देखेंगे। सबसे पहला है कन्फ्यूशियस, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, रूसो। उसके बाद भी है जैसे माओ जेडोंग है। अभी नया चीज जुटा है इसमें जुड़ा हुआ जो है वो है हन्ना अरेंट है, मैरी वोल्स्टेनोक्राफ्ट है। इन सब चीजों को हम पश्चात्य राजनीतिक विचारक में इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। उसके बाद आते हैं दोस्तों भारतीय राजनीतिक विचारक पे। तो जैसे कि दोस्तों हम पिछले वीडियो में बताए थे कि भारतीय राजनीतिक विचारक में जैसे कि धर्मशास्त्र के बारे में बताए थे, यहाँ पे भी दोस्तों हम लोग धर्मशास्त्र को पढ़ेंगे। उसके बाद अगानो सूत्र जो है, अगानो सूत्र जो ये बौद्ध से संबंधित चीज है, जिसका हम जब नेक्स्ट वीडियो में हम अगानो सूत्र के बारे में बताएंगे। तो अगानो सूत्र जो है ये बौद्ध से संबंधित है। उसके बाद कौटिल्य, जिसका दूसरा नाम चाणक्य भी है, और विष्णुगुप्त भी इसको कहा जाता है। इसने अर्थशास्त्र की रचना की थी जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। उसके बाद महात्मा गांधी है, नेहरू है, जेपी है, लोहिया है, दीनदयाल उपाध्याय को हम पढ़ेंगे, तिलक को पढ़ेंगे इत्यादि भारतीय राजनीतिक विचारक हैं जो कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान को दिया है। इसके अलावा जैसे मनमोहन नाथ राय इत्यादि। उसके बाद दोस्तों की तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण। तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण जो है ये बाद में जोड़ा गया, इसको एक अलग आयाम दिया गया, एक अलग चैप्टर बनाया गया, इसलिए क्योंकि इसके साथ जो है तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण इसलिए किया जाता है ताकि इसका कंपैरिजन पहलुओं पर तुलनात्मक स्थितियों पे जो है राजनीति को समझ सके, जिसमें कि मुख्य रूप से उपनिवेशवाद आता है, शक्ति की संरचना आता है, राज्य के सिद्धांत आते हैं। ये सब चीज जो है आपका तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में अगर कहा जाए दोस्तों तो आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को राजनीतिक विज्ञान से एक अलग विषय के रूप में दर्जा दे दिया गया है, जिसमें कि हम लोग मुख्य रूप से वैश्विक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें कि सबसे पहला यूएनओ हो गया। जैसे युद्ध संघर्ष शक्ति के बारे में पढ़ते हैं। क्षेत्रीय संगठन में जैसे हम लोग सार्क के बारे में जानते हैं, जिसको साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, आसियान हो गया आपका, ब्रिक्स हो गया आपका, ओपेक हो गया इत्यादि क्षेत्रीय संगठन। समसामयिक चुनौतियों को अगर कहा जाए तो इसको दूसरे शब्द में जानते हैं कंटेम्पोररी इश्यूज या कंटेम्पोररी इंसिडेंट। समसामयिक चुनौतियां में आज के वर्तमान परिदृश्य में जो चुनौती है, जैसे अभी हाल की ही चुनौती देखिए, कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है। ये चीज कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है राजनीति विज्ञान का वो भाग है जो कि वर्तमान की घटनाओं से संबंधित होता है, एक तरह से ये करेंट का भाग है। उसके भारत की विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, यानी भारत का विदेश नीति किस प्रकार का है। जैसे कि उसमें पूर्व की ओर देखो नीति जो कि गुजरात जी ने दिया था, यानी उसमें सबसे पहले लोग दृष्टिकोण देखेंगे, जिसमें लुक ईस्ट पॉलिसी सब आता है, मुख्यतः उसको जानते हैं। उसका निरंतरता यानी क्या कंटिन्यूटी है। उसके बाद बदलाव चेंजिंग क्या है। पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध, जैसे चाइना के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो भी कंट्री है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहने का मतलब है आपका कि भारतीय उपमहाद्वीप में खास करके दक्षेश के देश, जिसका कि सार्क कहा जाता है, उसमें 8 कंट्री है, उसके साथ संबंध, और भी एशिया के जो भी देश हैं उसके साथ संबंध, खास करके आसियान हो गया और सार्क। उसके बाद है भारत में राजनीतिक संस्थाएं। दोस्तों भारत में राजनीतिक संस्थाएं को ही हम लोग पॉलिटी कहते हैं, जिसको दूसरे वर्ड में कहते हैं राज्य व्यवस्था। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि खास करके
राजनीति शास्त्र में एक ऐसा टॉपिक है जो कि राजनीति शास्त्र से बाहर के भी विद्यार्थी इसका सामूहिक रूप से अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये एक प्रतियोगी परीक्षा का एक ये महत्वपूर्ण अंग है कि पॉलिटी क्या है। क्योंकि पॉलिटी के अंतर्गत हम मुख्य रूप से संवैधानिक विकास, संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, संविधान सभा क्या थी, संसद क्या होता है, न्यायपालिका क्या है, सरकार क्या है, तो इन सब चीजों को हम इसमें देखते हैं। जैसे संसद ले लीजिए, उसमें एक संसद हम लोग सुनते हैं, तो संसद क्या है। जैसे आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, कहीं भी देखे होंगे, अगर राजनीति पॉलिटी को पढ़े होंगे, संसद का मतलब राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से ही संसद बनता है। न्यायपालिका में जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, उच्च न्यायालय हो गया, जिला न्यायालय हो गया, यानी ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि राजनीति शास्त्र से बाहर के भी विद्यार्थी इस चीज का अध्ययन करते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा हम मुख्य रूप से शासन व्यवस्था को समझते हैं। उसके बाद है दोस्तों भारत में राजनीतिक प्रक्रिया यानी पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ इंडिया। इसमें अब जो देखा जाता है राजनीति, राज्य अर्थव्यवस्था, विकास, आंदोलन। आंदोलन के संदर्भ में होता है सामाजिक आंदोलन, यानी सामाजिक संदर्भ में जो आंदोलन होता है जो कि समय समय पे होते रहता है, और यही सामाजिक आंदोलन से जो है दबाव समूह उत्पन्न होते हैं, और वही दबाव समूह बाद में जाकर राजनीतिक दल में बदल जाते हैं। जिसका कि आप वर्तमान में दिल्ली में जैसे आम आदमी पार्टी हो गया, महाराष्ट्र में शिवसेना हो गई, ये सब पहले दबाव समूह ही थे, जो बाद में जाकर के वो राजनीतिक दल में परिवर्तित होकर वो सत्ता को प्राप्त किए। इसको हम जब इस टॉपिक पे आएंगे, इसको हम विस्तार से आप लोगों के साथ हम चर्चा करेंगे। उसके बाद दोस्तों लोक प्रशासन, ये भी एक ऐसा टॉपिक है लोक प्रशासन, जिसको कि पॉलिटिकल साइंस में इसको भी एक आज के समय में अलग दर्जा दे दिया गया है। जैसे कि कोई पीजी करता है तो उसमें मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और लोक प्रशासन में ही ऑप्शनल होता है, यानी कह सकते हैं कि इसको जो है लोक प्रशासन एक अलग सब्जेक्ट हो गया आज के समय में, राजनीति विज्ञान अलग सब्जेक्ट हो गया, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अलग हो गया। लेकिन हमारा कोशिश यहाँ पे ये रहेगा कि ये तीनों को हम एक साथ आपको बताने का प्रयास कर सकें। लोक प्रशासन में ही आपका पढ़ते हैं मुख्य रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर यानी प्रशासनिक सिद्धांत। उसके अलावा पढ़ते हैं प्रशासनिक विकास, जैसे कि इसमें मुख्य रूप से जो नाम आता है हर्बर्ट साइमन, वुडरो विल्सन, ये सब जो है राजनीति लोक प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले विचारक हैं। एक और नाम आता है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उसके बाद है दोस्तों भारत में शासन विधि और लोक नीति। इसमें दोस्तों योजना विकास हो गया, शासन हो गया, जो बाद के समय में जो राजनीतिक व्यवस्था में जोड़ा गया, जैसे एनडीसी हो गया, इसको राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहते हैं। आजकल एक नया चला है नीति आयोग, जो कि योजना आयोग की जगह पर इसका नाम आया है, जिसको कहते हैं नेशनल इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ये दोस्तों मुख्य रूप से राजनीति विज्ञान के भाग हैं, जिसमें सबसे पहला जैसे आपको बताया सिद्धांत है, उसके बाद पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, भारतीय राजनीतिक विचारक, तुलनात्मक विश्लेषण, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विचारक, विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, राजनीतिक प्रक्रियाएं, लोक प्रशासन और शासन विधि। ये दोस्तों आपका राजनीतिक विज्ञान के भाग हुए। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।